मतलब कुछ जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है कि वो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा वाले जो टिश्यूज़ होते हैं, उन टिश्यूज़ में क्या होता है, उनमें ना थोड़ी थोड़ी कैविटी होती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा गैप होता है। अब जब थोड़ा थोड़ा कैविटी है, यानी कैविटी मतलब खोखलापन, अंदर से खोखलापन, जब उसके अंदर से खोखलापन आ जाता है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो वो फ्लोट करने लगते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको सिंघाड़े का एग्जांपल दिया था या एक कमल ककड़ी का एग्जांपल दिया था, तो ये चीज़ें ना ऊपर आ जाती हैं, फ्लोट करने लगती हैं। तो ऐसे केस में पैरेन्काइमा के अंदर जहाँ पर कैविटी डेवलप हो जाती है, तो कैविटी होती है तो अंदर एयर आ जाती है उसमें, तो एयर से ही एरेन्काइमा बना, AERENCHYMA, एरेन्काइमा। तो लास्ट में हमने यहाँ तक करा था टिश्यूज़ में। अब मैं आगे बढ़ूँगा। नोट्स मैंने आप लोगों को भेज ही दिए थे, और जो इसके नोट्स हैं वो मैंने पूरे इसी में से बनाए हैं, NCERT में से। ठीक है, कुछ चीज़ें NCERT में एक्स्ट्रा दे रखी थी वो हटा दी हैं, कुछ यहाँ पर कम दे रखी थी तो उसको मैंने जो है अलग से ऐड करा है। तो देखिएगा, जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू हम पढ़ रहे थे, इसमें लास्ट में हमने एरेन्काइमा तक करा था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा था कि जो उसके बाद जो है, उसके बाद ये देखेंगे कि जो स्टेम्स होती हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में ही सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने एरेन्काइमा तक कर लिया था। उसके बाद है कि जो स्टेम्स और रूट्स होते हैं, स्टेम्स एंड रूट्स की जो पैरेन्काइमा वाले टिश्यूज होते हैं, स्टेम्स एंड रूट्स में पैरेन्काइमा स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, तो पैरेन्काइमाटस टिश्यूज, पैरेन्काइमा वाले जो टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा वाले टिश्यूज जो हैं, ये आपका अगर एक्वेटिक प्लांट्स में है तो उस केस में उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर अगर क्लोरोफिल कंटेन है तो उस केस में उसको बोलते हैं कोलेन्काइमा। अरे भाई ये क्या हो गया, आज ही हुआ है क्या स्कूटी? नहीं सर, साइकिल नहीं सर, पैदल चल रहा था, पैदल में धक्का दिया पीछे से। धक्का दे दिया किसी ने? किसने? सर दिल्ली गया होता, चाय वाला बंदा जा रहा था, भागता हुआ जा रहा था, धक्का देकर चला गया। अजीब लोग हैं। अरे नहीं सर, ये बोल रहा है पूरा दिल्ली में तो बाढ़ आ रही है। मेरे भी मन में आया, मैंने कहा दिल्ली में, पर सब जगह थोड़ी है, ईस्ट एला में ज़्यादा है, यमुना जहाँ पर नज़दीक। वो आजकल मीम्स आ रहे हैं ना ऐसे, दिल्ली के वो लोग नाव लेकर निकल रहे हैं, फिर उसमें नाव में दिखा देते हैं कि दिल्ली का जो CM है वो नाव में लेटा हुआ जा रहा है, मतलब वो लेटा हुआ कोई और जा रहा है, CM की फ़ोटो लगा दी वहाँ पर, तो कुछ भी पीछे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, पीछे से हाँ उसकी आवाज़ है। झीलों का शहर बन रहा है, झीलों का शहर बना दिया मैंने, आपका सपना साकार कर दिया, देखो यमुना में डुबकी लगवा दी मैंने आपको। ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, बनाते रहते हैं। आज बेचारा वहाँ पर दिल्ली में कोई जो है बाइक पर जा रहा होगा, पानी भरा हुआ था तो वो गड्ढे में उसकी बाइक गिर गई और वो हवा में उड़कर और वो घूमकर गिरा है, तो उसी को स्लो मोशन में किसी ने मीम बना रखी है कि मैं आया तुमसे मिलने, है ना, और ऊपर फिर चंदा मामा आ गए, तो उसके हेलमेट के पास चंदा मामा आ गए, मैं आया तुमसे मिलने, और देखो मैं कहाँ पहुँच गया, और फिर सीधा वो नाले में जाके गिरता है ना, और फिर पीछे से केजरीवाल आ जाता है, मज़ा आया नहीं, मज़ा आया तो जरा ताली जरूर बजा दीजिए। ऐसे ऐसे वो बना रखे हैं कुछ भी। द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, तो ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर स्टोर करेंगे। उसके बाद द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड कोलेन्काइमा। ठीक है, अच्छा, पैरेन्काइमा के बाद में अब जो दूसरी हम टिश्यू की बात करेंगे वो है कोलेन्काइमा। सुना हुआ तो नहीं लग रहा है नाम? क्लोरोफिल जिसमें कंटेन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, ये कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा जो है इसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स
फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। अच्छा, इट अलाउज easy bending in various parts of a plant leaf stem without breaking. It also provides mechanical support to plants. We can find this tissue in leaf stalks below the epidermis. ठीक है, तो ये वाली टिश्यू कहाँ मिलती है? लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी टिश्यू की, उसको एपिडर्मिस बोल देते हैं। तो लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, ये वहाँ पर मिलती है, फाउंड इन लिख रहा हूँ मैं, फाउंड इन कोलेनकाइमा यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, ये पॉइंट्स बना कर लिखा हुआ है, नोट्स में है, ठीक है, तो आपको लर्न करने के लिए मटेरियल की दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर से जो है, कॉर्नर में ना ये थिक होते हैं, और अंदर जो है, अंदर उतने थिक नहीं होते, बल्कि अंदर थोड़ा थोड़ा एयर स्पेस भी होता है। एयर स्पेस है, इसी वजह से उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप ये देखिएगा कि मैं किसी स्पॉन्ज की बात करूँ, तो स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज के अंदर एयर स्पेस होता है, तो उसको बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम अगर स्टेम की बात करते हैं, तो स्टेम में जो टिश्यूज़ हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत हिल जाता है वो भी, लेकिन फिर भी वो स्टिफ रहता है, सीधा रहता है, रिजिड रहता है। लेकिन अगर हम लीफ की बात करें, तो लीफ को हम कितना भी मोड़ दें, भाई पत्ती है, पत्ती को हमने मोड़ दिया, वापस फिर उसी पोजीशन में आ जाएगी, तो फ्लेक्सिबल होती है। लीफ जिस स्टॉक से जुड़ी हुई है, स्टॉक क्या है, जैसे मान लीजिए अपने का स्टेम, और स्टेम से, ये तो स्टेम हो गया, स्टेम से निकल रही है ब्रांचेस, ये ब्रांच भी काफ़ी बड़ी हो गई। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद जो पतली पतली ब्रांचेस हैं, जैसे एक ब्रांच ये निकली इसमें से, वो जो पतली ब्रांच है, उस पतली ब्रांच में से ऐसे ऐसे निकलती है स्टॉक्स, ऐसे ये बहुत पतली होती है, और इन्हीं पर जो है लीव्स होती है, ऐसे इन्हीं पर लीव्स होती है। तो अगर इनकी बात करी जाए, ये जो स्टॉक्स हैं, अगर इनकी बात करी जाए, तो ये भी ना बहुत, आपने देखा होगा, लचीली होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इनको मूव करा जा सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, हम ये कहेंगे प्लांट के किसी भी पार्ट में अगर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ दिस कोलेनकाइमा। ठीक है, चलिए जी, अब आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, ये छोटा नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो अगला है अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये भी दूसरे टाइप का हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक तो पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा अगर अपने अंदर क्लोरोफिल स्टोर करता है और फूड प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, तो एक्वेटिक प्लांट्स में जो उनको बॉयंसी मिलती है, अपथ्रस्ट मिलता है, वो मिलता है एक पैरेन्काइमा को ही, उस केस में हम एरेन्काइमा बोल देते हैं, EERENCHYM, एरेन्काइमा। उसके बाद ये यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। उसके बाद देखिएगा, हमने बात करी कि यहाँ पर स्टेम्स और रूट्स के अंदर जो पैरेन्काइमा होता है, वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करके रखता है स्टेम्स में और रूट्स के अंदर। उसके बाद कोलेनकाइमा क्या होता है, ये जो प्लांट्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। दूसरा, ये मिलता कहाँ पर है, इट इज फाउंड इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ लीफ स्टॉक्स। लीफ स्टॉक्स क्या है, ये पतली पतली जो डंडियाँ होती हैं, जिससे पत्तियाँ निकलती रहती हैं, जिनसे लीव्स जुड़ी हुई होती हैं डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अब ये स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है, इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्टिफनेस। तो प्लांट्स को हार्डनेस और स्टिफनेस वो यही प्रोवाइड कराता है स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट। हमने कोकोनट का छिलका देखा, बाहर से बड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो जो कोकोनट का हस्क होता है, यानी कि उसका जो बाहर का जो छिलका होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा का ही बना हुआ होता है। तो अगर किसी भी टिश्यूज़ में हमको दिखाई दे कि हार्डनेस है, तो वो हार्डनेस और स्टिफनेस वो जो है वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कोलेनकाइमा की वजह से होती है। पाइनएप्पल जो है, हाँ पाइनएप्पल में भी वही मिलेगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है।
अच्छा, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, ये जो टिश्यू है स्क्लेरेंकाइमा, इसके जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, इसके सेल्स जो है वो डेड होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है they are long and narrow as the walls are thickened due to lignin, a chemical substance which acts as cement and hardens them. ठीक है, they are long and narrow and hardness is due to a chemical substance lignin। जो हार्डनेस होती है वो भी स्क्लेरेंकाइमा में ऐसा क्या है कि उसके अंदर हार्डनेस होती है, तो इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सीमेंट का काम करता है। सीमेंट का काम क्या होता है, सीमेंट क्यों यूज़ करा जा रहा है यहाँ पर शब्द, क्योंकि वो एक टिश्यू को दूसरी टिश्यू से चिपकाने का काम करता है। तो सीमेंट का काम क्या होता है, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर में जब एक के ऊपर एक ईंट रखते जाते हैं तो एक ईंट को दूसरी ईंट को तीसरी ईंट से चिपकाने का, जोड़ने का काम कौन करता है, सीमेंट करता है। तो इसलिए इसको सीमेंट बोला जा रहा है कि टिश्यूज़ को जोड़ कर जो हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है वो ये लिग्निन ही प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके बाद ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। कई बार क्या होता है कि इसकी जो वॉल्स होती हैं स्क्लेरेंकाइमा की, वो इतनी ज़्यादा थिक हो जाती हैं कि उनके बीच में स्पेस बचता ही नहीं है। ठीक है ना, वो अब जब स्पेस बचेगा नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी तो खत्म हो जाएगी ना। अब ये कहेंगे कि कोई भी सॉलिड जो है अगर उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर है ही नहीं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ना के बराबर है तो इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड है, हार्ड है। और अगर कहीं पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, है ना, फिर वो लचीला हो जाएगा, फिर वो मूव कर सकता है। ठीक है, आगे देखें, आगे है दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स around vascular bundles in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts। ठीक है, इन द सबसे पहले ये है कि दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स। तो स्टेम्स जो है, स्टेम पता है हमको, तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उनका जो हार्डनेस है वो किसकी वजह से है, वो स्क्लेरेंकाइमा की वजह से। दूसरा वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए लीव है, इस लीव को थोड़ा बड़ा बना दें, इस लीव को ऐसे बना दीजिए, ऐसे। अब ऐसे 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 ही दिखाई देता है आपको इस तरीके से। तो ये जो है ये वेन्स हैं, वेन्स ऑफ लीव्स। वेन्स को किसी प्रकार की हेल्प से वेन को खींचकर बाहर निकाल लिया, ठीक है, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, और निकालने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे, ये नहीं मुड़ेगी। ये जो वेन है ये दिखने में तो दिखाई दे रहा है ना कि बहुत पतली है, बहुत पतली है, तो इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी ही होगी, तो इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे, ये मुड़ेगी नहीं, एक्चुअली ये टूट जाएगी। ठीक है, तो दिमाग में आता है कि अच्छा टूट जाएगी तो बहुत नाजुक है ना, एक्चुअली नाजुक नहीं है। जो भी चीज़ है, अगर मान लीजिए हम एक बहुत बारीक सा, हमारे पास एक बहुत बारीक सा जैसे एक रिफिल होता है ना, पेन का रिफिल होता है, तो ऐसे ही पेन के रिफिल जितना बारीक आप एक कांच ले लीजिए, कांच का टुकड़ा ले लीजिए, तो उस कांच के टुकड़े पर कोई ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्के से में टूट जाएगा। ठीक है, वो हल्के से में टूट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, अरे बड़ा नाजुक है, नाजुक तो है लेकिन हार्ड है, हार्ड है, क्योंकि अगर वो हार्ड ना होता, अगर वो फ्लेक्सिबल होता तो फिर वो मूव कर जाता, वो थोड़ा बहुत मूव कर जाता। और कोई चीज़ अगर फ्लेक्सिबल होती है तो उसको आप कह देते हैं अरे ये तो ऐसी है, कमज़ोर सी चीज़ है। अरे भाई कमज़ोर तो चलो मान लिया कि आप उसको कमज़ोर कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो जो है वो टूट नहीं रही है, वो टूट नहीं रही है। तो जो चीज़ आसानी से टूट जाए उस चीज़ को भी हम कमज़ोर बोल देते हैं, तो वो कमज़ोरी नहीं है उसकी, वो उसकी हार्डनेस है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती तो वो मूव करती, मोड़ता तो मुड़ जाता। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, थर्ड पॉइंट जो ये वाला है, दे आर लॉन्ग एंड नैरो। ये जो स्क्लेरेंकाइमा वाले जो टिश्यूज़ हैं लॉन्ग होते हैं और पतले होते हैं। दूसरा, उनमें जो हार्डनेस है इट इज़ ड्यू टू अ केमिकल सब्सटेंस लिग्निन। एक केमिकल सब्सटेंस होता है उनके अंदर, उस केमिकल सब्सटेंस का नाम होता है लिग्निन।
तो लिग्निन का काम क्या होता है? लिग्निन का काम होता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ना, है ना। तो वो सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, जैसे सीमेंट काम करता है, एक चीज़ को, एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ना। इस वजह से सीमेंट शब्द इन्होंने यूज़ करा है। तो लिग्निन जो है, लिग्निन मटेरियल ही हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है स्क्लेरेंकाइमा को। स्क्लेरेंकाइमा कहाँ मौजूद होता है? जैसे कि कोकोनट का हस्क, है ना। तो कोई भी चीज़, वो भी कोकोनट भी एक प्लांट पर ही पैदा हो रहा है। हम कोकोनट के अगर प्लांट को देखें तो कोकोनट का प्लांट बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत लंबे प्लांट्स होते हैं, ऐसे 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 घूमता है, ठीक है। लेकिन अगर उस पर जो डेवलप हो रही है चीज़, कोकोनट, वो इतना हार्ड है कि सर पर लग जाए तो सर फूट जाए, है ना। तो इतना ज़्यादा हार्ड होता है वो। अच्छा, अब इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो बड़े टेस्टी लगते हैं। आम का सीज़न चल रहा था, आम बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन आम के अंदर जो गुठली निकलती है, जो उसका सीड होता है, कितना हार्ड होता है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि कोई उसको थोड़ी खाता है, आम का जो सीड है वो इतना हार्ड होता है, उसको कोई नहीं खाता। तो इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि ये वहाँ पर भी सीड्स में भी मिलते हैं। तो वही यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एक तो ये स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, एक वेन्स ऑफ लीव्स में, लीव्स की जो ये वेन्स हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स में और नट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। नट्स जैसे एप्रिकॉट, अखरोट, अखरोट जो होता है, तो अखरोट को कितना हार्ड होता है वो बाहर से, है ना। तो उसको बड़ा ताकत लगाकर तोड़ना पड़ता है, तब जाकर टूटता है, फिर अंदर से निकलता है। अच्छा, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। तो प्लांट के पार्ट्स को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम है वो भी ये स्क्लेरेंकाइमा ही करता है, ठीक है ना। नहीं तो पता चला थोड़ी बहुत आंधी आई, बेचारे सारे के सारे प्लांट टूट गए या गिर गए, ठीक है। प्लांट पर भी हो रहा है, बताया ना कि स्टेम में भी होता है ना, लीव्स की वेन्स में भी होता है, सीड्स में भी होता है, नट्स में भी होता है। जहाँ पर आपको प्लांट में हार्डनेस दिखाई दे, वहाँ पर हम ये कहेंगे दिस हार्डनेस इज ड्यू टू स्क्लेरेंकाइमा। फिर कोई ये पूछता है स्क्लेरेंकाइमा इतना हार्ड क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस है लिग्निन, जो स्क्लेरेंकाइमा को हार्ड बनाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए जी, अगला देखते हैं। अगला है, अब एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो जो सेल्स होते हैं, अब आप ये कहेंगे कि सेल की द आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एपिडर्मिस कहाँ से आ गया? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये सेल है, मान लो ये सेल है, तो ये तो मुझे मालूम है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल तो ये है ना अंदर वाला, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये सेल की आउटर मोस्ट लेयर ये वाली, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। वो बाद में देखना 11th-12th में जो बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे बायो, है ना, तो वो उनके लिए एपिडर्मिस क्या, सेल की आउटर मोस्ट लेयर, मतलब दिस इज नॉट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का है आउटसाइड और एपिडर्मिस का है इनसाइड, ठीक है। एपिडर्मिस सेल मेम्ब्रेन, सेल में ही है, सेल में ही है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन तो बाहर का कवर हो गया है, और जब हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन का भी एक बाहर कवर होता है, उसको सेल वॉल बोल देते हैं, पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए जी, आगे देखते हैं। नहीं, सेल वॉल हम कर चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ वो कर चुके हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, ठीक है। तो जो ड्राई हैबिटेट्स में, रेगिस्तानों में जो पेड़ लगते हैं, तो उधर जो पेड़ लगेंगे वहाँ वो एक्सट्रीमली ड्राई हैबिटेट है। ड्राई हैबिटेट का मतलब क्या है कि भाई वहाँ पर पानी पड़ता ही नहीं, बरसात होती ही नहीं है, ठीक है। तो अब सनलाइट तो रोज़ आएगी ही आएगी, तो जब सनलाइट रोज़ मिलेगी और पानी मिलेगा नहीं, तो जो प्लांट्स होते हैं, कोई भी प्लांट जिंदा कैसे, हम ये कहते हैं कि जो ये आपका जो होता है डेजर्ट, रेगिस्तान जो होता है, वहाँ पर कैक्टस का प्लांट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब जो कैक्टस का प्लांट है तो उसकी भी तो जड़ें होती होंगी, तभी तो खड़ा हुआ है वो, है ना, नहीं तो वो भी मुरझा कर गिर जाता, ठीक है। लेकिन वो भी लगा हुआ है वहाँ पर और बना हुआ है, कई साल से बने हुए हैं। कैक्टस के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हो जाते हैं। तो कैक्टस का प्लांट आपने देखा तो होगा कैक्टस का प्लांट देखा है ना, बाहर उसमें कांटे कांटे निकले रहते हैं। तो कैक्टस का प्लांट का जो कांटे वाला पोर्शन है, प्लास लेकर 1 कांटा 2 कांटा 3 कांटा तोड़ दो उसका, और तोड़ने के बाद जो उसकी स्किन बचती है, उस स्किन पर हाथ लगाकर जरा देखना, बहुत स्मूथ स्किन है, बहुत स्मूथ स्किन होती है उसकी। तो वो जो स्मूथनेस है
उसको जब आप टच करेंगे तो वो ऐसी लगेगी जैसे एक कैंडल होती है ना, कैंडल को बाहर से टच करते हैं, कैंडल में जैसे स्मूथनेस के साथ में आपको एक चीज़ ये लगती है कि कुछ चिपचिपापन भी है, तो उसमें स्मूथनेस के साथ एक चिपचिपापन भी होता है। कैंडल जो है, कैंडल में एक चिपचिपापन आपको महसूस होता है ना, जैसे वैक्स में होता है ना, इसी तरीके का कैक्टस में भी है। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ क्या करती है, वो एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस उसका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक्चुअली अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस। अब हम ये कहते हैं कि जैसे प्लांट जो है, प्लांट ने पानी लिया, तो पानी कहाँ से लिया, पानी यहाँ से लिया कि भाई अगर ह्यूमिड वेदर है, अब जैसे ह्यूमिडिटी है इस टाइम एटमॉस्फेयर में, भाई बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद में बारिश की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रहती हैं, तो वही आप बाहर निकलते हैं, आपको चिपचिपापन महसूस होता है। वो चिपचिपापन क्या है कि बहुत बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स, इनको खुली आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, वो आकर हमारे चेहरे पर, हाथों पर, स्किन पर कहीं ना कहीं वो टच होती है, और फिर टच होती है तो जो पसीना है, जो पसीना बॉडी के अंदर से निकल रहा है, वो ढंग से इवेपोरेट नहीं हो पाता। आप ये सोचिएगा कि अगर मान लीजिए कि पसीना हमको आ रहा है गर्मी के दिन, नॉर्मली गर्मी पड़ रही है और कोई बरसात का मौसम नहीं है, गर्मी है, तो गर्मी में जो पसीना आता है फिर भी बियरेबल है, आप उसको सह लेते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में जब पसीना आता है तो आप कहते हैं बड़ा चिप हो रखा है ना। तो वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि एटमॉस्फियर से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, एक तो वैसे ही पसीना आया तो स्किन के बाहर वाले हिस्से में रुक गया, ठीक है। दूसरा, एक बाहर जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो भी उस पसीने के साथ मिक्स हो गई, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो सन है वो गायब हो जाता है, ऐसे सन है ही नहीं। अब सन नहीं है तो क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। जब इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा तो हमको लगेगा कि यार पसीना रुक ही नहीं रहा, एक्चुअली पसीना रुका हुआ है वहीं का, लेकिन क्या है कि आपको ना गीला गीला लग रहा है, कहीं गर्दन पर, कहीं कमर पर, कहीं हाथ पर पसीने आ रहे हैं, तो आपको गीलापन लग रहा है। तो वो जो चीज़ है, वो चीज़ कहाँ से निकल रही है, हम तो ह्यूमन बींग से, तो हमारी स्किन से बाहर निकल रही है। यही काम प्लांट्स के साथ भी होता है। इसको बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स में हम बोलते हैं पर्सपिरेशन, और जो प्लांट्स है उसमें बोलते हैं इसको ट्रांसपिरेशन, ठीक है। पसीना आना और उसका इवेपोरेशन, दैट इज कॉल्ड पर्सपिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, और उसी को ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं प्लांट्स के केस में। तो प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स के केस में भी पानी इवेपोरेट होता है, प्लांट्स की स्किन में से निकलता है, ठीक है ना। उनकी स्किन में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन में पोर्स हैं, पोर्स की वजह से पसीना बाहर आता है। तो वो जो वाटर निकल रहा है बाहर, तो जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं उनका एपिडर्मिस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो एक ऐसी कवरिंग हो जाती है कि वो पानी निकलने ही नहीं देते। भाई मेरे को तो वाटर रिटेंशन करके रखना है, वाटर रोक कर रखना है। क्यों भाई, सूरज ही निकला जा रहा है, पानी का तो कोई यहाँ पर सोर्स ही नहीं है, तो मैं पानी दे दूंगा तो मैं ही खत्म हो जाऊँगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कैक्टस का, कि कैक्टस जो है वो अपना ट्रांसपिरेशन रोक देता है। कैसे रोक देता है, उसकी जो एपिडर्मल वॉल होती है, यानी कि जो एपिडर्मिस होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो यहीं पर रोक देता है, बाहर पानी को निकलने नहीं देता, ठीक है। तो वही वैक्स जैसा लगता है हमको जो उसका एपिडर्मिस है। एक मिनट, तो अब आप ये देखिएगा, ये हमने इसकी बात करी थी एपिडर्मिस की। तो यही है कि द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। तो वहाँ पर वाटर लॉस के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन करना है वो बड़ा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल मतलब बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा, अगला पॉइंट है, द एंटायर सर्फेस ऑफ अ प्लांट हैज दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। तो ड्राई हैबिटेट्स में, यानी कि डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं, उसमें जो पूरा का पूरा जो सर्फेस है प्लांट के बाहर का, तो उस पूरे पर एपिडर्मिस की ऐसी ही वैक्सी कोटिंग लगी रहती है जो पानी को बाहर निकलने ही नहीं देती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट a waxy water resistant layer on their outer surface। तो ऐसे में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के, जैसे मान लीजिए मैं प्लांट की बात करूँ तो बाहर द प्लांट विच इज एक्सपोज टू एयर इज कॉल्ड एरियल पार्ट, ठीक है। द पार्ट विच इज एक्सपोज टू एयर, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बॉडी की बात करें तो ये हमारे हाथ है, हमारा चेहरा है, ये क्या है, ये इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो ये एरियल पार्ट हो गया। चेहरे के अंदर क्या है, जो मुंह है वो तो अंदर है ना, आंखों के अंदर वाला पार्ट, बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स, ठीक है, वो एरियल पार्ट्स नहीं है। तो एरियल पार्ट्स कौन से हैं, बॉडी की एक्सटीरियर कवरिंग,
ठीक है, जो एक्सपोज है एटमॉस्फेयर वो एक्सपोज है, तो उसमें क्या है कि एक वैक्सी सब्सटेंस भी कभी कभी सिक्रीट करते हैं वो उसको और प्रोटेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, नहीं तो सारे कैक्टस मर जाएंगे डेजर्ट्स में, जिंदा नहीं रह सकते। This aids in protection against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें वो एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करता है और एपिडर्मल वॉल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो ये क्या काम करता है कि जो बाहर से पैरासाइटिक फंजाई यानी कि बाहर से कोई अटैक करने के लिए फंजाई आ रहा है तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है और उसको किसी भी तरीके के एक्सटर्नल लॉस से बचाता है, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का खास रोल जो है वो ड्राई हैबिटेट्स वाले प्लांट्स में होता है, यहाँ भी है, जो रेगुलर प्लांट्स हैं उनमें भी प्रोटेक्शन तो वो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन वहाँ का समझाना, जो ड्राई हैबिटेट्स हैं वहाँ का समझाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि दिमाग में ये आता है कि इनको कौन पानी दे रहा है, ये कैसे डेवलप हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा लोग बाग अपने ना घरों में भी जो गमले होते हैं उनमें भी कैक्टस लगा लेते हैं, तो कैक्टस में कोई पानी देता ही नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं है भाई, और एक बार पानी दे दिया वो कर रखा है उसने, महीना 1.5 महीना तक निकलता जाएगा, ठीक है। तो कैक्टस बेचारा मुरझा कर भी कैसे दिखाएगा, वो तो एक जैसा ही रहता है, ठीक है, इस पर लीव्स वगैरह तो होती ही नहीं है। चलिए जी, अब इसके बाद देखिएगा, सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्योंकि इनका एक रोल ऐसा है, प्रोटेक्टिव रोल है, मतलब ये बचाते हैं। तो since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular spaces. एपिडर्मल सेल्स ऐसे होते हैं कि भाई एक सेल है इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे, तो इसी के ऊपर एक सेल और आ जाएगा, इसी के ऊपर लाई करेगा, इसी के ऊपर एक सेल और लाई करेगा, है ना। तो सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, उनकी ना लेयर डिपॉजिट होती चली जाएगी, बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बचेगा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो ये होती है ना, ये जो हम पॉलीथीन इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, नोटबुक्स के ऊपर या टेक्स्ट बुक्स के ऊपर जो पॉलीथीन चढ़ा देते हैं, तो इनको कभी देखिएगा कि इसका जो रोल आता है तो उसमें आप हमेशा देखेंगे कि उनमें जो एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, तो उसके बीच में कहीं पर किसी तरीके का कोई स्पेस होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो उनमें कोई भी स्पेस नहीं होता, तो बिल्कुल उसी तरीके से वो ऐसा लगता है कि आपने एक के ऊपर एक पॉलीथीन की लेयर अगर रख दी है तो ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है वहाँ पर, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर है कि सेल्स के एक के ऊपर एक लेयर होती है एपिडर्मल सेल्स में, और वो एक स्ट्रॉन्ग लेयर बना देते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग लेयर ही है जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्लियर, आगे चलते हैं। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ये जैसे मैंने फ्लैट बनाकर लिखा, ज़्यादातर एपिडर्मल सेल्स जो है वो फ्लैट होता है। Often their outer and side walls are thicker than the inner wall, और इनकी जो आउटर वॉल होती है, यानी कि ये बाहर वाली जो वॉल होती है, ये अंदर वाली वॉल के कंपैरिजन में थिक हो ही जाती है। भाई एक के ऊपर एक लेयर आपने रख दी, तो आप ये कहेंगे कि भाई आउटर वाली वॉल तो जो है वो तो काफ़ी थिक हो गई है, ठीक है। ये जैसे बुक है तो इसमें एक के ऊपर एक पेज रखा हुआ है, तो आप कहेंगे आउटर वॉल तो काफ़ी थिक है, ऊपर से तो ऐसे ही लग रहा है, पतला सा लग रहा है, तो ऊपर से तो पतला नहीं लगेगा, साइड से थोड़ा सा थिक हो जाता है, मोटा लगता है, ठीक है। आगे चलेंगे, अब बात करेंगे स्टोमेटा की। अरे सभी को समझने तो आ रहा है ना? बायो में जनरली बच्चों को नींद आती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सिविक्स में क्यों आती है नींद? उसमें तो बहुत सीखने वाली चीज़ें हैं। वो पढ़ा रहे होंगे ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो नहीं? हाँ, करो अब सारे बच्चे जो है सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इनकी सबकी बुक ही अलग अलग होती हैं, और ज्योग्राफी में तो पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं। टोपोग्राफी सिखाते हैं, टोपोग्राफी क्या? नहीं, लेकिन इतना नहीं सिखाया होगा जितना आईसीएसई में सिखाते हैं।
वहाँ की तो बुक ही अजीब है, बहुत ज़्यादा सिलेबस दे रखा है। जितनी आपकी साइंस की बुक है इतनी इससे भी ज़्यादा तो उनकी केमिस्ट्री की बुक है। बच्चे रिएक्शन बैलेंस करने 9th में ही सीख जाते हैं, तो जो यहाँ पर 10th में सिखाया जाता है CBSE में। अभी रिएक्शन बैलेंस करना, वैलेंसी क्या होती है तो अभी आपने नहीं सीखा है ना, ठीक है, तो वो वहाँ पर पहले ही सिखा देते हैं। खैर चलिए कोई नहीं, मज़े CBSE। तो सर चलिए जी। सभी को पता है कि ICSE में ज़्यादा लोड डाल के बच्चे पे तो CBSE में भी अलग है। असल में ये ना शुरुआत में नहीं पता होता। शुरुआत में जैसे मतलब ICSE के स्कूल्स भी लिमिटेड है, तो जनरली कुछ बच्चों का तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ पेरेंट्स का शुरू से यही रहता है कि हमें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को, क्योंकि अब कहने के लिए तो हिंदी हमारी मदर टंग है, लेकिन आप सब जानते हैं कि मदर टंग तो इंग्लिश हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, देन यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। अगर एक बहुत एजुकेटेड पर्सन है और वो इंग्लिश नहीं जानता है तो उसको भी लोग ऐसे समझते हैं बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता। और किसी को बहुत नॉर्मल सा ज्ञान है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसकी, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसका जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है, अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका वो बहुत अच्छा है, तो वो जो है कहना है कि बड़ा ज्ञानी है ना। तो ऐसा मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत देखा है, हो सकता है धीरे धीरे बड़े होंगे आप भी सीखेंगे। तो आपने ये देखा होगा कई बार, आप सभी के स्कूल में कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा, डिबेट कंपटीशन होता है ना, और उसमें अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छी डिबेट कर लेता है तो उसको ऐसे कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट, चाहे LCM निकालना ना आता हो उसको, है ना, लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट। चाहे एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर दे लेकिन इंटेलिजेंट है, क्योंकि इंग्लिश बोल रहा है बहुत अच्छी। और कोई बच्चा हिंदी अच्छी बोलता है तो बस गुड तालियाँ बज जाती हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो ये जो ICSE वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, आप वैसे रेगुलर कोई स्कूल देखेंगे वहाँ ICSE नहीं है, ICSE है ही ज़्यादातर 99% तो कॉन्वेंट स्कूल्स में, कहीं कुछ एक्सेप्शंस हो तो मैं जानता नहीं। तो एक शुरुआत से ही पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाए, फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करें, तो इस वजह से कॉन्वेंट स्कूल्स में डाला जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस होती है इंग्लिश को लेकर, भाई आपको बात ही इंग्लिश में करनी है। जो बच्चा बात ही इंग्लिश में करेगा तो उसका जो बचपन में झिझक अगर किसी चीज़ की निकल जाती है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस वजह से फिर 6th में, 7th में, 8th में एट्रीशन शुरू होता है। एट्रीशन जानते हैं? एट्रीशन का मतलब होता है छोड़ कर जाना। तो जैसे ही ICSE का बच्चा 6th में पहुंचता है, 7th में पहुंचता है, तो तब उसको दिखाई देता है कि भाई, और पेरेंट्स को भी दिखाई देता है कि भाई जो बेस पढ़ना था एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग का, वो बेस बच्चों को मिल चुका है, अब आप CBSE में शिफ्ट हो जाए। तो तब वो शिफ्टिंग शुरू होती है धीरे धीरे। वहाँ जाने का मेन जो मोटिव है वो यही है। इंग्लिश का तो शुरू से ही था, वो रहता ही है। और इसी वजह से मैं भी वहाँ पर गया था। चलिए अब जरा देखिएगा, स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टोमेटा में ये है कि वी ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। अगर हम किसी लीव की बात करें, तो लीव में क्या होता है, लीव में अगर हम देखें उसको माइक्रोस्कोप से, तो लीव में छोटे छोटे पोर्स नज़र आते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादातर जो मेन पोर्शन, जो ट्रांसपिरेशन, जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है ना लीव्स में, वो होता क्या है, वो लीव्स के थ्रू ही होता है ना। लीव्स के थ्रू ही जो पौधा है वो पानी को छोड़ता है, और सन जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को। तो वो जो छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं उनके बारे में आगे देखते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इन्हीं को स्टोमेटा बोलते हैं। क्या होगा? अच्छा, स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। किडनी की शेप होती है, ये नहीं है कि किडनी है उसके अंदर, ठीक है। किडनी शेप्ड सेल्स, किडनी शेप्ड सेल्स मतलब कैसे, जैसे राजमा होता है ना, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, इसको हंसी और उसको भी आ रही है हंसी, और ये भी हंसा। तनिष्क कंट्रोल में है, वो नहीं हंस रहा। और वो सुकृति आज आई नहीं है, नहीं तो उसका तो हाल खराब हो जाता है हंसते हंसते, वो बहुत ज़्यादा हंसती है। अच्छा, ऑनलाइन है सर, मैं सुन रही हूँ। ऑनलाइन है, सुन रही है, ये देखो। तो तुम्हारी फ्रेंड हंस रही है, उसको बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं उसको क्यों हंसी आई है अभी अभी। सर आप इसके घर में ऐसे सुनो, आप तो यहाँ भी
अच्छा चलिए जी। तो स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा के दोनों तरफ सेल्स होते हैं, हम ये कहते हैं स्टोमेटा के वो छोटे छोटे जो पोर्स हैं, वो छोटे छोटे जो होल्स हैं, तो हर एक होल के इधर भी एक किडनी शेप का सेल और इधर भी एक किडनी शेप का सेल, एक बेचारी छोटी सी लीव, उसके अंदर इतना सब कुछ होता है। तो हाँ, जब उसको बहुत ज़्यादा मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो तब वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सेल भी तभी दिखेगा, नहीं तो सेल तो नहीं दिखता। अब उसमें जो छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, छोटे छोटे जो पोर्स हैं, तो उसके इस तरफ भी एक किडनी की शेप का सेल, किडनी की शेप का सेल समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसी शेप का एक सेल इधर और एक सेल इधर, ये कुछ ज़्यादा वैसा हो गया ऐसा, ठीक है। तो और इसके बीच में जो है, इसके बीच में स्टोमेटा है, छोटे छोटे ओपनिंग्स, ठीक। और इन्हीं सेल्स को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोल देते हैं। गार्ड सेल्स मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना, ठीक है भाई, सही। They are necessary for exchanging gases with the atmosphere. सही। मुंह छुपाने के लिए कुछ दे दूं, है ना, ताकि हंसी ना दिखाई दे। चलो जी। They are necessary for exchanging gases with the atmosphere. Transpiration यानी कि loss of water in the form of water vapor also takes place through stomata. तो ये जो ट्रांसपीरेशन है, यानी कि जो लॉस ऑफ वाटर है, ये भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। सॉरी, गार्ड सेल्स करते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करते हैं स्टोमेटा को, कहीं कुछ खराब ना हो जाए ये। चलिए जी, आगे देखते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorbed surface area. तो एपिडर्मल सेल्स जो रूट्स के होते हैं, आपने देखा होगा कि जो रूट्स हैं, वो रूट्स किस तरीके की होती हैं, ऐसे मान लीजिए स्टेम जो है, स्टेम तो ऐसे आ रहा है, ठीक है, और फिर आपने देखा होगा कि यहाँ से ऐसे 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 इसमें फिर ये फैलता चला जाता है इस तरह से, इस तरीके से। तो ये जो इस तरीके से जो रूट्स होती हैं, तो रूट्स जब फैलती चली जाती है तो इसमें होता क्या है, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने एक तौलिया देखा है। तो जो तौलिया होता है, तौलिए पर छोटे 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 ना धागे लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब वो जो धागे हैं, किसी दिन अगर फुर्सत में हो तो कंपास होता है ना, कंपास, तो कंपास से एक एक धागा निकाल कर सब काट देना, तो वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, पतला सा रह जाएगा तौलिया, ठीक है, कुछ बचेगा नहीं उसमें, सारे धागे तो निकाल दिए, ठीक है। अब जब वो धागे हम निकाल देते हैं तो हम ये देखते हैं कि अरे ओरिजिनली तो ये एक पतली सी शीट था, बस उसके ऊपर धागे लगा रखे थे। तो धागे लगाने से हुआ क्या कि जितना ज़्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा किसी भी प्लेन शीट पर, तो उतना ही ज़्यादा उसकी ना वाटर एब्जॉर्प्टिव पावर बढ़ जाएगी, वो वाटर को उतना एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे तौलिया होता है, आप नॉर्मल एक चादर को डाल दो पानी के अंदर और ऐसे लटका दो, तो थोड़ी देर तक पानी उसमें से गिरेगा और फिर वो सूखने लगेगी। आप तौलिए को गीला कर दो और बिना निचोड़े आप उसको ऐसे ही डाल दो, पानी ही उसमें से निकलता रहेगा, क्योंकि और वो हैवी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर पतले 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 बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, तो वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो रूट्स हैं, रूट्स में से भी थ्रेड्स निकले रहते हैं, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं अपने अंदर और फिर धीरे 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 प्लांट को प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन जानते हैं। तो ये नेचुरली यही होता है कि हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, धीरे धीरे प्रोवाइड कराता है। चलिए जी, उसके बाद क्या है, इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ कीटिन केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस, ठीक है, ये हमने देख ही लिया। फिर है इज द आउटर लेयर, एक क्वेश्चन है, इज द outer layer of a branch of a tree
नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, नोट्स में सब दे रखा है। इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? एक हमारा दोस्त था, है ना, अचल चौधरी नाम था उसका, और भगवान ने एक चीज़ बड़ी अच्छी करी थी उसके साथ, उसकी शक्ल बड़ी मासूम थी, है ना, और वो उतना ही बदमाश था वो। तो वो क्या करता था, वो आजू बाजू में मतलब उससे ना सब बचते थे कि इसके साथ मत बैठो, क्योंकि वो इधर वाले के कान में कुछ बोल देगा, इधर वाले के कान में कुछ बोल देगा, और खुद ऐसा बैठ जाएगा कि मतलब इससे ज़्यादा शरीफ तो कोई है ही नहीं, और बाजू वाले बच्चे की हंसी ना बंद हो, और अल्टीमेटली टीचर चिढ़ जाता था, और वो उसको बुलाकर जो है इधर वाले को, नहीं नहीं अच्छा तुम वहीं बैठो, है ना, ये नालायक बच्चे हैं, इनको खुराक देना, इनका ना इनको पनिशमेंट देना बनता है। तो अरे नहीं नहीं सर ये तो कुछ कर नहीं रहा था, नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो वो ऐसे, और टीचर के साथ भी ऐसे हो जाएगा कि जैसे बहुत पढ़ने वाला बच्चा हो, और कान में बोल देगा कुछ इधर उधर, कुछ ना चुटकुला वगैरह कुछ जोक वोक सुना देगा, और बस बच्चों की हंसी ना बंद। और वो ऐसा एक्टर था कि ऐसा बैठ जाता था कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, पढ़ाई में ध्यान है उसका पूरा। तो भाई ऐसे कई बार तुम्हें किसी ने फंसाया तो नहीं? तो ऐसा कई बार जो है फंस जाते थे हम, तो फंस जाते थे, आ जाती थी हंसी तो बंदी नहीं लगती, है ना, और वो फंसाता था हमेशा। तो फिर लास्ट में फिर ये कहा कि भाई तू सबसे अलग बैठ, है ना। फिर उसको समझाया गया कि भाई, अब वो कहता गया तुम्हारे बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मैं तो तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। तो फिर हमने कहा कि भाई फिर हम इस क्लास को छोड़कर चले जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे। फिर धीरे धीरे समझा, फिर उसने मजाकबाजी बंद करी, क्योंकि कुछ एक टीचर तो समझ जाते थे, लेकिन कुछ टीचर तो पिटाई कर देते थे बुलाकर कि तुम निकलो बाहर। चलिए जी कोई नहीं। देखिए, एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। तो जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है उसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे प्लांट ग्रो करता है। वही है, उन्होंने बोला है कि जो आउटर लेयर है ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, वो आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम, यंग स्टेम मतलब अभी अभी एक स्टेम डेवलप हुआ है, तो उससे और जो ब्रांच ऑफ अ ट्री है, क्या उन दोनों में कुछ डिफरेंस है? मतलब ओल्ड जो ब्रांच है और जो नई ब्रांच है, क्या उनमें कुछ डिफरेंस है? वो पूछा जा रहा है स्पेशली। तो इन्होंने बोला कि जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है, यानी कि इट ग्रोज ओल्डर, तो धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं। A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem। तो क्या होता है कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक और लेयर डिपॉजिट होने लगती है जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है। अच्छा, सेल्स ऑफ द ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर। तो जो एपिडर्मिस की लेयर है, एपिडर्मिस की लेयर और जो बाहर एक नई लेयर डेवलप हुई है, वो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बिल्कुल, है ना, कट ऑफ होता है टोटल उनका। दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। तो ये धीरे 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 क्या करता है कि वो जो बार्क है ट्री का, वो धीरे 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 क्या होता है कि वो ना थिक 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 बहुत ज़्यादा थिक होता चला जाता है, और एक के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होती चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा। सेल्स ऑफ कॉर्क, कॉर्क यानी कि जो उसका पूरा जो बार्क बन जाता है, are dead and compactly arranged without intracellular spaces। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट यानी कि बहुत ही इंट्रासेलुलर स्पेसेस उसमें होते ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। They also have a chemical called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water। यानी कि पानी डाल दो या किसी तरीके की कोई गैस उस पर डाल दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस पर एक केमिकल सब्सटेंस होता है शुबरिन, SUBERIN, SUBERIN। तो अब ये जो सब्सटेंस है, ये क्या होता है कि 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल या 100 साल बीत गए, ठीक है, या और 150 साल बीत गए, तो इतने साल हो गए, तो एक के ऊपर एक जो उसका स्टेम था
है ना, जो मेन जो उसका स्टेम था उस पर एक के ऊपर एक लेयर्स डेवलप होती चली गई। तो जब उसके ऊपर लेयर्स डेवलप होती चली गई तो अब वो इम्परवियस हो गया, इम्परवियस टू वाटर, इम्परवियस टू एयर, यानी कि एयर से भी उसका कोई लेना देना नहीं और वाटर से भी उसका कोई लेना देना नहीं। मतलब आप उस पर कितना भी पानी डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उस पर किसी भी तरीके की कोई भी एयर डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से जो बहुत पुराने 150-150, 200 साल जो पुराने होते हैं ट्रीज़, उनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत महंगी बिकती है। और आपने ये नोटिस करा होगा जो बहुत ठंडे जो कंट्रीज़ हैं, उन ठंडे कंट्रीज़ में जो घर बने रहते हैं उनके घरों की छतें, दीवारें वगैरह जो बाहर से होती हैं वो वुड की ही बनाई जाती हैं। तो उन पर तो लगातार दे आर एक्सपोज टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर जिसमें वाटर ही वाटर है। भाई अगर कहीं पर लगातार स्नोफॉल हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि बाहर तो पूरा मतलब वाटर वाला ही एटमॉस्फेयर है ना। तो वो वाटर लकड़ी क्यों लगाई जाती है वहाँ पर? लकड़ी इसी वजह से लगाई जाती है कि वो ख़राब ना हो, मतलब अंदर तक वो वाटर का इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि उससे ज़्यादा इम्परवियस, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ कोई बनती ही नहीं। ठीक है, 150 साल 200 साल पुराना अगर कोई ट्री भी हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में भी ऐसे बहुत सारे पुराने ट्रीज़ हैं जो 400-400 500 साल पुराने हो गए। लोग फिर उनकी धीरे धीरे पूजा करने लगते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि उसको आप आरी से काटो, किसी भी चीज़ से काटो, फिर वो कटता भी नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ख़ास तौर पर, और इसीलिए बान्यान ट्री जो है उसको हमारा नेशनल ट्री इसीलिए बोला भी जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है जी। नहीं नहीं, एज होती है कुछ पर्टिकुलर ट्रीज़ है, जैसे मैंने एक बान्यान ट्री का एग्जांपल दिया। शीशम ट्री होता है वो भी, उसकी भी एज काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो ट्रीज़ हैं इनकी जो वुड है, इनकी वुड पर काम करने वाला कोई कारपेंटर भी नहीं होता। वो कहता है कि मेरी जान निकल जाएगी, मैं कैसे उसको काटूंगा, कटेगा ही नहीं। तो पहले था, हाँ, हालांकि अब जो काम है वो मशीनों से होता है, पर अब ये ट्रीज़ जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाले अब ये जो ट्रीज़ हैं इन पर काम ही नहीं करते किसी भी तरीके से। चंदन सुना होगा आपने, चंदन सुना होगा, तो चंदन की लकड़ी होती है। और आपने कभी चंदन देखा मंदिर में? मंदिर में तो एक छोटा सा चकला रखा रहता है, चकला बेलन होता है, तो एक छोटा चकला होता है, उस पर चंदन का टुकड़ा रखा रहता है। उसको घिसते रहते हैं और कई कई साल तक घिसते रहते हैं, और वो पंडित जी आते हैं वो करके टीका लगा देते हैं उसका। तो वो चंदन की इतनी सी लकड़ी होती है, और वो जब आप उसको छुओगे आपको लगेगा पत्थर है, पत्थर नहीं है, लकड़ी है। तो वो कटती भी नहीं है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है। और उस पर तो टोटली बैन है, कोई चंदन, कोई फिल्म भी तो आई थी ना अभी वो पुष्पा में वो चंदन का ही तो दिखाया था ना। तो मतलब दिखा रहे थे ना वो 1 क्विंटल है और वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का बिक रहा है, इतना महंगा वो लकड़ी जाती है। तो वो अगेन क्या है कि वो टाइम है मतलब कितना पुराना कोई ट्री है। तो चंदन, सैंडल हो गया, सैंडलवुड और बान्यान ट्री हो गया, और आपका शीशम हो गया, है ना, ओक ट्री। तो ये जो है इनको मतलब अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन की वजह से, कि नहीं तो लोग अगर काटने की इजाज़त दे दी तो लोग इतना काट देंगे ख़त्म ही हो जाएगा, कि सबको फिर चंदन ही चाहिए, सबको फिर शीशम ही चाहिए। तो इस वजह से उस पर गवर्नमेंट ने ही रेस्ट्रिक्शन लगा दी। चलिए जी, ठीक है, अगली क्लास में करते हैं आगे का, आज इतने में।